नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल उत्तराखंड ऑल इन वन क्लासेस में। तो दोस्तों, डेली टॉपिक वीडियो में आज हमारा टॉपिक है उत्तराखंड के लाल भवानी सिंह रावत के बारे में। तो दोस्तों, उत्तराखंड के जो पृथक राज्य के लिए आंदोलन में उत्तराखंड से काफ़ी लोग रहे और काफ़ी लोगों ने अपना योगदान दिया, लेकिन भारत की स्वतंत्रता के लिए दोस्तों उत्तराखंड के बहुत कम गिने चुने व्यक्तियों ने ही अपना योगदान दे पाया था। तो दोस्तों, उत्तराखंड के महान सदी के नायक महान भवानी सिंह रावत के बारे में आज हम पढ़ेंगे। किस तरह उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया, उग्रपंथी गर्मपंथी नेताओं के साथ हुए रहे, साथ ही भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे व्यक्तियों के साथ उन्होंने अपना जीवन बिताया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे भवानी सिंह रावत के बारे में। दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें डेली टॉपिक वीडियो के साथ साथ आपकी हिंदी की सीरीज और उत्तराखंड जीके की वीडियोस अपलोड की जाती हैं। तो दोस्तों, जो ये डेली टॉपिक वीडियो है इसको रोजाना देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भवानी सिंह रावत के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। क्रांतिकारी भवानी सिंह रावत का जन्म 15 दिसंबर 1912 को ग्राम नाथपुर, जिला पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। इनके पिता सेना में कप्तान के पद पर कार्यरत थे और भवानी सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लैंसडाउन में सैनिक छावनी में प्राप्त की दोस्तों। उसके बाद दोस्तों उन्होंने मुरादाबाद, चंदौसी, सराय रोहिला की शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त की और उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु ये दिल्ली के हिंदू कॉलेज में चले गए। एक सैनिक अधिकारी का पुत्र होने के कारण भवानी सिंह रावत के व्यक्तित्व पर पर्याप्त सैनिक प्रभाव था दोस्तों, और रोहिला शिक्षण संस्थान में अध्ययन करते समय उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू का देश प्रेम व्याख्यान सुनने का अवसर मिला। तो देखिए दोस्तों, 1912 के बाद जो इनका जन्म हुआ तो उसके पश्चात जो स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियां थी, आंदोलन थे, वे अपनी चरम सीमा पर थे दोस्तों। और तरह तरह के भाषण देखने को मिलते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अनेक जो भी क्रांतिकारी लीडर थे उनके भाषण सुनने को इन्हें मिलते थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे ही यहाँ भाषण दे रहे थे और उन्हीं के भाषण से इनके जीवन में बदलाव हुआ दोस्तों। तो दोस्तों, इस भाषण से भवानी सिंह अत्यधिक प्रभावित हुए और धीरे धीरे उनके विचारों में उग्रता का समावेश होने लगा। उन्होंने राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। भवानी सिंह के क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित होकर महान क्रांतिकारी उस टाइम दिल्ली में कैलाशपति और जसदेव कपूर ने उनसे संपर्क स्थापित किया। क्रांतिकारी भावनाओं से परिपूर्ण साहित्य उन्हें प्रदान किया। अब विचारधारा तीव्रता से हिंसात्मक घटनाओं की ओर अग्रसर होने लगी। तो दोस्तों, ये एक गर्मपंथी लीडर बनने लगे थे और उग्रपंथी विचारधारा इनके मन में जन्म ले चुकी थी। उन्हें इस बात का पूर्ण विश्वास हो गया था दोस्तों कि स्वराज्य मात्र हिंसात्मक क्रांति से ही संभव है। जैसे गर्म दल के नेता लाल बाल पाल जाने जाते हैं, वैसे ये भी हिंसात्मक रूप में अपनी क्रांति को आगे बढ़ाने लग गए थे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, भवानी सिंह के परिपक्व क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित होकर क्रांतिकारियों ने उन्हें हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ यानी HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक यूनियन की सदस्यता प्रदान की। ठीक है, तो 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा जो ये हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ की स्थापना होती है तो उनमें इसको सदस्यता दी गई। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के वे कौन व्यक्ति थे जो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के सदस्य थे। तो भवानी सिंह आपको आंसर याद रखना है। 1928 ईस्वी में भवानी सिंह कुछ दिनों के लिए अपने घर आए दोस्तों, गढ़वाल आ गए थे। और दुर्भाग्यवश दोस्तों इन्हीं दिनों क्रांतिवीर जो इनको दिल्ली में जसदेव कपूर मिले थे, वे बम निर्मित करते समय अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया। और जब उनकी तलाशी हुई तो उनकी जेब से एक पत्र मिला जिसमें भवानी सिंह को घर से बुलाने की योजना थी दोस्तों। ओके, अब दोस्तों क्या होता है, इस पत्र के प्राप्त होने के बाद पुलिस ने भवानी सिंह के संबंध में जानकारी लेनी प्रारंभ कर दी, किंतु सेना के कप्तान का पुत्र होने के कारण पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया। तो यहाँ पर भवानी सिंह बच जाते हैं। अब दोस्तों हम उस पॉइंट पे आते हैं जब भवानी सिंह की मुलाकात होती है चंद्रशेखर आज़ाद से। तो दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के महत्वपूर्ण मांगों के प्रति अत्यधिक अन्यायपूर्ण नीति अपनाई थी, अतः क्रांतिकारियों ने अपना विरोध प्रकट करने के लिए भारतीय केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई। ठीक है, 1928 की बात चल रही है और इस समय भारतवासी ये बताना चाहते थे कि भारत
भारतीयों ने भी बम बनाना सीख लिया है। ठीक है, तो भारतीय केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की योजना उस टाइम थी और भवानी सिंह इसका एक हिस्सा थे। योजना की गोपनीय रूपरेखा दिल्ली में बनी, जहाँ पे कि भवानी सिंह रहते थे, और चंद्रशेखर आज़ाद उन दिनों में थे दोस्तों कानपुर में। और चंद्रशेखर आज़ाद की रूपरेखा में ही इसको, जो केंद्रीय असेंबली में बम फेंकना था, इसका मॉडल तैयार करना था। ठीक है, तो अब ये समस्या थी कि चंद्रशेखर आज़ाद को कानपुर से कैसे बुलाया जाए। तो दोस्तों उन्हें दिल्ली बुलाने हेतु भवानी सिंह को पत्र सहित उनके पास भेजा गया। ओके, अब क्या होता है दोस्तों, भवानी सिंह रावत की चंद्रशेखर आज़ाद से सर्वप्रथम भेंट होती है कानपुर में, ये आपको याद रखना है। आज़ाद भवानी सिंह सहित दिल्ली आए, तो दोनों दिल्ली आते हैं दोस्तों, और केंद्रीय असेंबली में बम डालने की योजना को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त जो कि वहाँ पे बम फेंकते हैं, राजगुरु सुखदेव के साथ भवानी सिंह ने भी अपना नाम वहाँ पर लिखा दिया कि भवानी सिंह भी ये चाहते थे कि मैं भी वहाँ पे इनका हिस्सा बनूँ बम फेंकने में। परंतु चंद्रशेखर आज़ाद ने भगत सिंह और भवानी सिंह को बम फेंकने के लिए मना कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने इन दोनों को अनुमति नहीं दी, लेकिन भवानी सिंह ने तो स्वीकार कर ली, लेकिन किंतु भगत सिंह ने दोस्तों अपनी हट नहीं मानी, और 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंक दिया। अब दोस्तों जब ये पकड़े जाते हैं यहाँ पे, तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाती है। अब दोस्तों आते हैं जो कि उत्तराखंड के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि पूछा भी जा चुका है, कि गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड। तो दोस्तों देखिए, चांदनी चौक में गड़ोदिया स्टोर है, ये आपको याद रखना है। चांदनी चौक की यह घटना है दिल्ली की। देखिए दोस्तों, किसी भी संगठन अथवा उस टाइम जो भी स्वतंत्रता प्राप्ति आंदोलन चल रहा था, उस समय देखिए जो भी संगठन बन रहे थे, उन संस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक उचित स्थान चाहिए था। ठीक है, जो भी पत्रकारिता होती है उसके लिए भी, प्रकाशन के लिए स्थान चाहिए था, और मेनली था दोस्तों धन। ठीक है, पर्याप्त धन की आवश्यकता होनी बहुत इंपॉर्टेंट थी दोस्तों। तो उत्तराखंड या भारत में जो भी संगठन उस टाइम बन रहे थे, सभी के सामने एक ही समस्या थी, पैसे की दोस्तों। ठीक है, तो क्रांतिकारी गठित भूमिगत संस्थाओं के लिए धन की प्राप्ति का एकमात्र माध्यम सरकारी खजानों को लूटना था। और उस टाइम जो चंद्रशेखर आज़ाद थे, भगत सिंह थे, जैसे उग्रपंथी नेता थे, वे धन को, अंग्रेजी जो खजाने थे उनको लूटना चाहते थे। ठीक है, तो धन प्राप्ति के उद्देश्य से चंद्रशेखर आज़ाद, धन्वंतरी, तेजराम, विद्याभूषण, काशीराम, बिशंबर दयाल, यशपाल और भवानी सिंह ने एक योजना बनाई कि 1 जुलाई 1930 को उत्तर पश्चिमी रेलवे में इंपीरियल बैंक के लिए आने वाली 1 लाख रुपए की धनराशि को लूटना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इंपीरियल बैंक जो कि 1955 में एसबीआई के रूप में बन गया था। ठीक है, तो 1 जुलाई 1930 को उत्तर पश्चिमी रेलवे से उसके लिए पैसा आना था। तो ये योजना बनाई गई कि इस जो ट्रेन है इसको लूटा जाना है। ठीक है, 1 लाख रुपए की धनराशि थी इसमें, तो इसको लूटना है। लेकिन दोस्तों क्या होता है, इसी दिन पंडित जो मोतीलाल नेहरू होते हैं, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में संपूर्ण देश में हड़ताल हो जाती है, और इस कारण ट्रेन भी नहीं आती है, तो योजना जो है यहाँ पर सफल नहीं हो पाती है। अब क्या होता है दोस्तों, धन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए इन क्रांतिकारियों ने उसी दिन चांदनी चौक स्थित गड़ोदिया स्टोर को लूटने की योजना बनाई, जो कि आपके उत्तराखंड एग्ज़ाम के सिलेबस में है। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, भवानी सिंह उन दिनों दिल्ली के हिंदू कॉलेज में ही थे और वहीं पे थे, तो उनका निवास स्थान गड़ोदिया स्टोर के समीप ही था, तो उनको भी वहाँ से बुला लिया गया। योजना अनुसार दोस्तों स्टोर को सफलतापूर्वक लूट लिया गया और वे 13,000 रुपये लेकर वहाँ से भाग गए। ओके दोस्तों, अब क्या होता है दोस्तों, गढ़वाल में क्रांतिकारी दल का परीक्षण कैसे होता है। तो दोस्तों जब इन्होंने हथियार खरीद लिए, पैसे इनके पास हो गए, हथियार खरीद लिए, तो दोस्तों अपने जो चंद्रशेखर आज़ाद थे, जो उनके साथी थे, उनको रिवॉल्वर चलाने का प्रशिक्षण देना चाहते थे। लेकिन दिल्ली में या बम्बई में रहना या कानपुर में रहने के बाद यह संभव नहीं था। तो दोस्तों इसका परीक्षण लेने के लिए एकांत स्थान ढूंढने की समस्या थी। भवानी सिंह ने इस समस्या का समाधान करते हुए परामर्श दिया कि ऐसा एकांत स्थान मात्र गढ़वाल में ही उपलब्ध हो सकता है। अतः क्रांतिकारियों ने यह फैसला किया, और जिसमें कि चंद्रशेखर आज़ाद थे, विद्याभूषण, हजारीलाल, बिशंबर दयाल और यशपाल थे। भवानी सिंह के साथ दोस्तों जुलाई 1930 में गढ़वाल आ गए, और भवानी सिंह उन्हें अपने गांव नाथूपुर यानी कि दुगड्डा में ले आए।
क्रांतिकारियों का परिचय भवानी सिंह ने अपने पिता को बताया कि ये मेरे सहपाठी हैं और मेरे साथ ही वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। ठीक है। और भवानी सिंह ने कहा कि ये जंगल घूमने आए हैं और शिकार में भी ये रुचि रखते हैं। और देखिए, भवानी सिंह के पिता एक उच्च सरकारी अधिकारी तो थे ही, तो इसी कारण भवानी सिंह के पिता ने अपने पुत्र और उसके सहपाठियों के लिए जंगल में भ्रमण एवं शिकार खेलने की आज्ञा प्राप्त कर ली। क्रांतिकारी दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद और भवानी सिंह और उनके साथी सायंकाल यानी कि शाम को जंगल जाते हैं और वहाँ पर ही गोली चलाने का अभ्यास करते हैं। तो ये आपको पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है कि दुगड्डा में चंद्रशेखर आज़ाद ने दुगड्डा में गोली चलाने का प्रशिक्षण दिया और 1930 में भवानी सिंह के साथ ये दुगड्डा आए थे। ठीक है। पूछा जाता है कि चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ पर आए थे, तो दुगड्डा में आए थे। ओके। तो अब क्या होता है दोस्तों, कुछ दिनों के पश्चात इसकी सूचना सरकार को लग जाती है, यानी कि ब्रिटिश को लग जाती है। अतः सरकार इनको पकड़ने के प्रयास तेज कर देती है। लेकिन क्रांतिकारी जो थे चंद्रशेखर आज़ाद, तो आपको पता है चंद्रशेखर आज़ाद ब्रिटिशों के कभी भी चंगुल में नहीं आए दोस्तों। ठीक है। उनका एक ही डायलॉग था, मैं आज़ाद हूँ आज़ाद रहूँगा। ठीक है। आज़ाद था, आज़ाद हूँ और आज़ाद रहूँगा। और अंत में ही उन्होंने स्वयं को गोली मार दी थी, लेकिन वो अंग्रेजों के हाथ नहीं आए थे। तो क्रांतिकारी पुलिस को धोखा देकर यहाँ भागने में सफल हो जाते हैं दोस्तों। अब क्या होता है दोस्तों, कुछ दिनों पश्चात क्रांतिकारी दल के एक सदस्य कैलाशपति को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। ठीक है। कैलाशपति मैंने आपको बताया सर्वप्रथम दिल्ली में जो क्रांतिकारी थे कैलाशपति और जसदेव कपूर, उन्हीं से ही इनकी सबसे पहले मुलाकात होती है। तो कैलाशपति से पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें कठोर यातनाएं देती है और उन पर क्रांतिकारी साथियों का भेद बताने के लिए दबाव डालती है। और कैलाशपति दोस्तों इसको सहन नहीं कर पाते हैं और सब भेद खोल देते हैं दोस्तों, जिसमें भवानी सिंह का नाम भी वो ले लेते हैं। नाम ज्ञात हो जाने पर सरकार ने भवानी सिंह के चित्र स्थान स्थान पर चिपका दिया दोस्तों और उनके बारे में सूचना देने वाले को 500 रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा करवा दी। सरकारी घोषणा का समाचार मिलने पर भवानी सिंह सतर्क हो गए और इस अवधि में वे वहां से लौटकर कानपुर आ गए और चंद्रशेखर उनसे उनकी दोबारा भेंट कानपुर में ही होती है। चंद्रशेखर आज़ाद दोस्तों फरवरी 1931 में इलाहाबाद में पुलिस के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए थे और भगत सिंह, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त को भी 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दे दी गई। इसके बाद दोस्तों क्रांतिकारी संगठन एक प्रकार से समाप्त होने लगा था। अतः भवानी सिंह ने अपने संगठन को मजबूत बनाने और उसका प्रचार करने के उद्देश्य से रूस जाने की इच्छा प्रकट की, किंतु क्रांतिकारी संगठन ने उन्हें बम्बई में, मैंने बताया ना आपको, हिंदुस्तान, ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो HSRA यानी हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ से जुड़े हुए थे। तो बम्बई में क्रांतिकारी संगठन ने उन्हें रूस जाने से मना कर दिया और क्रांतिकारी संगठन ने उन्हें बम्बई में ही क्रांतिकारी संगठन की स्थापना एवं प्रचार करने का कार्यभार सौंपा। अब दोस्तों भवानी सिंह मुंबई आ गए, जहां वे कामरेड नरदेव के साथ रहने लगे। कुछ समय पश्चात वे उर्दू पत्रिका के संपादक मोहम्मद इस्माइल के साथ मुसलमान की वेशभूषा में भी रहने लगे दोस्तों, क्योंकि पुलिस उन्हें निरंतर खोज रही थी। अब दोस्तों क्या होता है, 25 दिसंबर 1942 को पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और बम्बई से उन्हें दिल्ली लाई जाती है। लेकिन दोस्तों उन पे मुकदमा चलता है, लेकिन वे कोई भेद भी नहीं खोलते हैं किसी अपने सहयोगी के खिलाफ और कुछ ठोस सबूत ना होने की वजह से उनको 1 महीने के बाद छोड़ दिया जाता है दोस्तों। ओके। लेकिन दोस्तों उन्हें दिल्ली से बाहर चले जाने का आदेश दिया जाता है। अब दोस्तों दिल्ली से वे अपने घर लौट आते हैं और ब्रिटिश गढ़वाल की राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र दुगड्डा में रहने लगते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश गढ़वाल की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र उत्तराखंड में किसको कहा जाता है? तो दुगड्डा को ब्रिटिश गढ़वाल की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र कहा जाता है। ठीक है। वहाँ दोस्तों वहाँ भी ब्रिटिश शासन के द्वारा उन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। ठीक है दोस्तों। अब ब्रिटिश सरकार का जुल्म इन पे लगातार बरसता जा रहा था और शासन विरोधी गतिविधियों की जानकारी ना मिलने पर सरकार ने इनके वृद्ध पिता की पेंशन बंद कर दी दोस्तों। ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात दोस्तों 1947 के बाद भवानी सिंह ने 14 वर्षों तक पंचायत निरीक्षक का पद कार्य किया, किंतु सरकार की नियोजन नीति पसंद न आने के कारण उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। सन 1967-68 ईस्वी के चुनाव में
भवानी सिंह ने पौड़ी गढ़वाल निर्वाचन क्षेत्र से कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। ये आपको याद रखना है। ओके, किस पार्टी से चुनाव लड़ा? तो कम्युनिस्ट पार्टी से 1967-68 में। और 1973 में मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, 1973 में भवानी सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद की पुण्य स्मृति में दुगड्डा में चंद्रशेखर आज़ाद स्मारक स्थापित करवाया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दुगड्डा में चंद्रशेखर आज़ाद स्मारक स्थापित किसने करवाया? तो भवानी सिंह रावत ने। कब? 1973 में। भवानी सिंह एक महान क्रांतिकारी थे दोस्तों। देश की स्वाधीनता के लिए उन्होंने देश में स्थापित क्रांतिकारी संगठनों में सक्रिय भाग भी लिया और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अपना योगदान भी दिया दोस्तों। वे ब्रिटिश सैनिक अधिकारी के पुत्र थे। उनके निजी क्रांतिकारी कार्यों के कारण ही ब्रिटिश सरकार ने उनके पिता को मिलने वाली पेंशन भी बंद कर दी। भवानी सिंह इस तथ्य से भली भांति अवगत थे दोस्तों कि क्रांतिकारी संगठनों में प्रवेश करना मृत्यु का आह्वान करना है। साथ ही इससे परिवार को राजनीतिक और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। किंतु इन सब की चिंता न करते हुए दोस्तों उन्होंने देशभक्ति का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। तो दोस्तों अपनी जान की परवाह न करते हुए, ना ही अपने परिवार की जान की परवाह करते हुए उन्होंने देश को सर्वोपरि माना और देश के लिए अंतिम सांस तक लड़े। ठीक है, तो दोस्तों ये थे उत्तराखंड के महानायक भवानी सिंह रावत, जिन्होंने कि न कि उत्तराखंडी दोस्तों बल्कि पूरे भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में अपना संपूर्ण योगदान दिया। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। कुछ पॉइंट आपको हेल्पफुल लगे हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही में चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।